दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है। आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। इसमें हम कुल 62 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 61। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ होगा और राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर कौन व्यक्ति कभी नहीं रहा है? देखिए, संथानम, ए के चंदा, राजमन्नार या बीपी मंडल। तो सही उत्तर है बीपी मंडल, ऑप्शन डी। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संथानम, ए के चंदा, पीवी राजमन्नार और दोस्तों ये सभी लोग वित्त आयोगों के अध्यक्ष रहे हैं, जबकि बीपी मंडल वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर कभी नहीं रहे और बीपी मंडल जनवरी 1979 में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों के आधार पर भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार कार्य करती है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको कोड का प्रयोग करके बताना है। नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष तो सही है। इसके अलावा देखिए, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का होना और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व। तो 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारत में संसदीय प्रणाली वाली सरकार इन सिद्धांतों यानी नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद में वास्तविक कार्यकारी अधिकार और कार्यकारिणी का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायित्व, इन सिद्धांतों पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? राजमन्नार सरकार या पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन और इंद्रजीत गुप्ता। तो आप जान लीजिए, इंद्रजीत गुप्ता समिति दोस्तों ये केंद्र राज्य संबंधों से नहीं बल्कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। राजमन्नार समिति, सरकारिया आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार ज्ञापन ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कौन सी वह विशेषता है जो एक राजनैतिक दल को दबाव समूह से अलग करती है? दल व्यक्तियों का एक समूह होता है, प्रत्येक दल का अपना संगठन होता है, दल का अपना कोष होता है और प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनैतिक वैचारिकी या विचारधारा पर आधारित होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, दबाव समूह में शासन आधिपत्य की अनिच्छा होती है, जबकि राजनीतिक दल शासन आधिपत्य प्राप्त करने का सीधा प्रयास करते हैं और राजनीतिक दल देश की राजनीतिक प्रक्रिया में अपनी भूमिका खुले रूप में निभाते हैं, जबकि दबावकारी जो समूह होते हैं वो सत्ता संघर्ष में संलिप्त होते हुए भी राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं। और आप जान लीजिए, प्रत्येक दल किसी न किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है, जबकि दबाव समूहों के साथ ऐसा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक दबाव समूहों की तकनीक नहीं है? लॉबिंग, हड़ताल, घेराव और एक विचारधारा का प्रसार। तो आप जान लीजिए, एक विचारधारा का प्रसार दोस्तों ये जो है दबाव समूहों की तकनीक नहीं बल्कि ये राजनीतिक दलों की तकनीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में किसने प्रतिबंध लगाया है? तो किसने? आप जान लीजिए दोस्तों, संविधान के 52वां संविधान संशोधन अधिनियम आप जान लीजिए, विधानसभा में किसी दल में निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर संविधान के 52वें संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है और 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है, आपको बताना है। तो आप जान लीजिए, अनुच्छेद 280, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका तात्पर्य ये है कि राज्य का अपना कोई धर्म न होना। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखेगा और सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा। भारत में धर्मनिरपेक्षता में धर्म का विरोध नहीं शामिल है, बल्कि सभी धर्मों के प्रति सम्मान है, लेकिन राज्य का कोई अपना निश्चित धर्म नहीं होगा। ये भारत में धर्मनिरपेक्षता का मूल है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ये है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी। जान लीजिए कि संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण करती है और इसमें आप जान लीजिए विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंधों के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा को आयोजित और संगठित करने का वैधानिक अधिकार निम्न में से कौन सा था। तो उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। इसके अध्यक्ष भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और अन्य 2 सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। इस मिशन को विशेष अधिकार दिए गए थे और इसका कार्य भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए उपाय और संभावनाओं को तलाशना था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर आप जान लीजिए दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो यहाँ ऑप्शन में केवल समाजवाद और पंथ निरपेक्ष है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा और ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की दार्शनिक आधारशिला भूमि क्या है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, संघीय संरचना या प्रस्तावना। तो आप जान लीजिए प्रस्तावना। संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिनसे भारतीय संविधान अभिप्रेरित हुआ है और उन नीतियों से है जिन पर ये संविधान और शासन प्रणाली आधारित है। तो भारतीय शासन व्यवस्था के आधार तत्वों का वर्णन संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में किया गया है, जो कि अंतिम रूप से संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। न्याय, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व और संघीय। तो आप जान लीजिए संघीय शब्द दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, मूल भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी थी। तो उत्तर है 14, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है और इनका विवरण अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 में मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भारतीय संविधान पर आयरलैंड के प्रभाव को दर्शाते हैं और आप जान लीजिए कि नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है और ये आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेरित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 17 कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं। देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, राष्ट्रपति के लिए या सरकार के लिए। तो सही उत्तर है सरकार के लिए। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है और ये राज्य सरकारों द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होते हैं और मूल रूप से ये तत्व सरकार के लिए हैं और इन तत्वों का मुख्य उद्देश्य विधानमंडल, कार्यपालिका आदि के समक्ष एक मानदंड रखना है और ये तत्व सरकार द्वारा नीतियों को लागू करने के बाद प्राप्त किए जा सकते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? सिसरो, प्लेटो, पोलिबियस या अरस्तु? तो सही उत्तर है अरस्तु। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनानी दार्शनिक और प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने लोकतंत्र के संबंध में कहा है कि राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी, जो कि लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में देखा जाए तो ये अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी है और इसमें क्रांति की कम संभावना होती है। अगला प्रश्न है, किसने भारत में दल विहीन लोकतंत्र का समर्थन किया था? देखिए, एम.एन. राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव या राम मनोहर लोहिया? तो भारत में पार्टीलेस डेमोक्रेसी यानी दल विहीन लोकतंत्र को जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था, जबकि दल विहीन लोकतंत्र का प्रतिपादन, आप जान लीजिए दोस्तों, ये एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। और दल विहीन लोकतंत्र में एम.एन. राय, महात्मा गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ये सभी लोग शामिल हैं। और जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए इस प्रकार के लोकतंत्र का सुझाव दिया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के मृत्यु त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे? तो ये है अनुच्छेद 70। आप जानते भी होंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, अनुच्छेद 70 संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु त्यागपत्र और हटाए जाने या अन्यथा की वजह से जब रिक्त हो जाए तो आकस्मिकता के लिए प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21, कि किसने भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी के पद को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो उत्तर क्या है? आप देखिए, अमेरिकी लोक प्रशासनिक चिंतक पॉल एच एपेलबी। पॉल एपेलबी ने दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद को समाप्त करने का जो है सुझाव दिया था। अगले प्रश्न पर आते हैं कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चयनित किया जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रणाली, संसद के सदस्य या निर्वाचक मंडल? तो सही उत्तर है, भारत के राष्ट्रपति का जो चयन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर प्रश्न उठाया गया था? गोलकनाथ, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल्स या ए.के. गोपालन केस? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस। दोस्तों, गोलकनाथ के बाद सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति पर सर्वप्रथम प्रश्न उठाया गया था और इस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, इसलिए संसद संविधान संशोधन से मूल अधिकार में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, देखिए, स्टैशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? स्टैशियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? तो उत्तर है ऑप्शन सी, राजनीतिक दलों का। स्टैशियोलॉजी के तहत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों को आरंभ करने, निर्देशन और प्रबंधन करने में राजनीतिक दलों की संभावित भूमिका की जांच की कोशिश की जाती है और इसका सबसे नियमानुसार प्रयोग मॉरिस डुवर्जर ने 1954 में करते हुए राजनीतिक दल, उसके संगठन और आधुनिक राज्य में गतिविधि के तौर पर किया गया है। तो याद रखिएगा, स्टैशियोलॉजी राजनीतिक दलों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, लेखक और उनसे संबंधित जो विचारधाराएं हैं उनका सुमेलन करना है। मायरन वीनर, तो ये भारतीय विडंबना से संबंधित हैं। रजनी कोठारी ने दोस्तों कांग्रेस व्यवस्था का वर्णन किया है। सुभाष पलसीकर, इनके द्वारा पैरा कांग्रेस जो पॉलिटी है, पैरा कांग्रेस राज व्यवस्था, और योगेंद्र यादव ने तृतीय लोकतांत्रिक आयोग की बात कही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। अनुच्छेद 17 मूल अधिकारों के तहत अस्पृश्यता निवारण से संबंधित है। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल और अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग की बात करता है। तो यहाँ पर देखिए 3, 4, 1,
3 4 2 1, तो 3 4 2 1 यहाँ पर ऐसे हो जाएगा 3 4 2 1, तब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 4 2 और 1। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो उत्तर है वित्त आयोग। दोस्तों, केंद्र सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान प्रदान करता है और संविधान के अनुच्छेद 275 के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। और आप जानते हैं कि सहायता अनुदान के माध्यम से विभिन्न राज्यों के मध्य विद्यमान संशोधन असमानता को घटाने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न संख्या 28 है दोस्तों, पब्लिक अकाउंट कमेटी जिसको लोक लेखा समिति कहा जाता है, इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं कितने वर्षों के लिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 5 वर्ष के लिए? तो सही उत्तर है लोक लेखा समिति के सदस्य 1 वर्ष के लिए निर्वाचित किए जाते हैं और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत सबसे पहले 1921 में हुआ था। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 जो हैं वो राज्यसभा से हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के बीच का अंतर समाप्त हो गया है? आपको बताना है। तो रिट याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन, रिट अधिकारिता या लोकहितवाद, आपको बताना है कि किसके कारण अनुच्छेद 32 और 226 का अंतर समाप्त हो गया है। तो सही उत्तर है लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कारण अनुच्छेद 32 और 226 के बीच अंतर समाप्त हो गया है। लोकहितवाद में न्यायालय को प्रदत्त शक्ति केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन को रोकने हेतु नहीं बल्कि मूल अधिकार जो भंग हो चुका है उसके विरुद्ध राहत प्रदान करने की भी है। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक आपातकाल या वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है? तो आप जानते हैं कभी नहीं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राल्स के अनुसार न्याय के लक्षण कौन से हैं? देखिए, सामाजिक न्याय से सरोकार, प्रक्रियात्मक न्याय की प्रधानता, न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। और आप जान लीजिए, जॉन राल्स ने न्याय को शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कहा है। राल्स के अनुसार उत्तम समाज में जिन सद्गुणों की अपेक्षा होती है उनमें न्याय का स्थान सबसे पहले आता है। न्याय उत्तम समाज की अनिवार्य अपेक्षा है और इसके अलावा प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन करते हुए भी राल्स की न्याय की धारणा व्यक्तिवादियों के प्रतिकूल सामाजिक न्याय से सरोकार रखती है। प्रश्न संख्या 32 है कि निम्नलिखित में से डायसी ने किस अवधारणा की श्रेष्ठ व्याख्या की है? तो रूल ऑफ लॉ, आप जान लीजिए दोस्तों, रूल ऑफ लॉ यानी विधि का शासन। तो याद रखिएगा, डायसी ने रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की है। और विधि के शासन का तात्पर्य यह है कि किसी देश के शासन का संचालन किन्हीं प्रमुख व्यक्तियों की इच्छा द्वारा नहीं बल्कि विधि के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है, ये परिभाषा किसकी है? तो उत्तर है प्रोफेसर सालमंड। ऑप्शन बी देखिएगा सही उत्तर है। कानून की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर सालमंड ने कहा है कि कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है? जन लोकतंत्र, जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र, बहुल तंत्र या सर्वाधिकारवादी लोकतंत्र? तो उत्तर हो जाएगा बहुल तंत्र, ऑप्शन सी। दोस्तों, बहुल तंत्र एक प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र का प्रतिरूप है। जन लोकतंत्र और जनमत संग्रह मूलक लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक रूप है और सामान्यतः लोकतंत्र शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र। बड़े राज्यों के लिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, उस शब्दावली को पहचानिए जो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। खुली और बल प्रयोग विहीन बहसें, पूर्व नियत वरीयताएं, बहस पर आधारित सहमति या आदर्श भाषण दशा? तो उत्तर है दोस्तों विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है, पूर्व नियत वरीयताएं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, क्योंकि पूर्व नियत जो प्रेफरेंस या वरीयताएं हैं वो विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। विमर्शी लोकतंत्र आधुनिक लोकतंत्र के प्रमुख प्रकारों में से एक है।
अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है। प्लेटो, मोस्का, मिचेल्स या ये सभी? तो अगर जो यहाँ पर हम मान लें प्लेटो को भी, तो उत्तर ये सभी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो, मोस्का और मिचेल्स लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत से संबंधित हैं और इनके अनुसार लोकतंत्र वहीं स्थापित होगा जहाँ राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति कुछ व्यक्तियों में केंद्रित होगी। तो यहाँ पर प्लेटो स्पष्ट रूप से तो नहीं है, मोस्का, मिचेल्स, सी राइट मिल्स, ये सभी विचारक जो हैं अभिजनवादी सिद्धांत से संबंधित हैं, लेकिन प्लेटो भी यही कहते हैं कि शासन सत्ता कुछ व्यक्तियों के हाथों में ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है। ये कथन किसका है? तो उत्तर है एडमंड बर्ग। बर्ग का कहना है कि प्रजातंत्री समानता एक भयानक प्रपंच है, क्योंकि प्रजातंत्र में समानता किसी भी दशा में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आप देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि क्या है? संचित मत प्रणाली, वयस्क मताधिकार, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व या सूची प्रणाली? तो इन विकल्पों में से ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सूची प्रणाली। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के प्रयोजन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसके अंतर्गत एकल संक्रमणी पद्धति और सूची प्रणाली शामिल हैं, सीमित मत व्यवस्था और एकल मत व्यवस्था, माध्यम व्यवस्था, संचयी मतदान व्यवस्था, मतभार और मनोनयन है। और आप जान लीजिए कि जो सार्वभौमिक मताधिकार है वो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, जबकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की सबसे अच्छी प्रणाली है। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति भेददर्शी वोट पद्धति के रूप में जानी जाती है? भेददर्शी का मतलब क्या है दोस्तों? भेददर्शी का मतलब ये है कि समान वोट पद्धति नहीं, तो उत्तर है बहुल वोट पद्धति। इसमें कुछ लोगों को एक से अधिक मत देने का अधिकार होता है। और बहुल मतदान के बारे में आप जानते हैं, J.S. मिल ने बहुल वोट पद्धति का समर्थन किया था। मिल का कहना था कि मतों के मूल्य और महत्व असमान होते हैं। अज्ञानता, मूर्खता और उदासीनता की अपेक्षा बुद्धि, शिक्षा और उच्च स्तर के गुण अधिक मूल्यवान होते हैं। और मिल का कहना था कि जो धनी हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको मूर्ख लोगों और गरीब लोगों की अपेक्षा अधिक मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल मत प्रणाली, सामूहिक मत प्रणाली या परोक्षी प्रणाली? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए, एक जनतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों के हितों को पूर्ण सम्मान दिया जाता है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को सुरक्षित करने में आनुपातिक प्रतिनिधित्व सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों का भाग कितना होता है? तो सही उत्तर है, जिन राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल है वहाँ विधान परिषद में मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो 1/6 भाग होते हैं। और राज्यपाल विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्रों से ख्याति लब्ध व्यक्तियों को मनोनीत करता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है कि किन भारतीय राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है? तो आप जान लीजिए कि विधान परिषद का गठन आंध्र प्रदेश राज्य में भी हो गया है। और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आप जान लीजिए आंध्र प्रदेश। तो कुल 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न है, किसका संबंध पावर एलीट यानी शक्ति अभिजन की अवधारणा से है? तो उत्तर है अमेरिकी विचारक सी राइट मिल्स। ऑप्शन सी सही उत्तर है। सी राइट मिल्स का संबंध दोस्तों ये शक्ति अभिजन की अवधारणा से है और उनकी पुस्तक का नाम है द पावर एलीट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है? तो ये है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। दोस्तों, स्विट्जरलैंड विश्व के देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है और यहाँ पर लोकतंत्र के जनमत संग्रह मॉडल को अपनाया गया है और यहाँ प्रत्येक प्रश्न पर नागरिकों का निर्णय सबसे ऊपर होता है। सभी संवैधानिक संशोधनों पर जनमत संग्रह आवश्यक होता है।
अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते हैं, ये किससे संबंधित है? यानी ये धारणा मानती है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक न होकर एक दूसरे के विरोधी हैं। तो ये हैं लॉर्ड एक्टन। एक्टन का कहना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं और इसी प्रकार का विचार डी टाकविले, मिल्टन फ्रीडमैन और पैरेटो का है। स्वतंत्रता को अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की शक्ति का नाम है और इसी संबंध में लॉर्ड एक्टन का कहना है कि समानता की तीव्र इच्छा ने स्वतंत्रता को निष्फल बना दिया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। कौन सा वाद इस वक्तव्य को मानता है? उदारवाद, समाजवाद, बहुलवाद या फांसीवाद? तो सही उत्तर है उदारवाद। दोस्तों, उदारवाद में स्वतंत्रता की संकल्पना सबसे महत्वपूर्ण है। समकालीन उदारवाद के तहत जो सिद्धांत नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और हस्तक्षेप की नीति को उचित बताते हैं, उन्हें स्वेच्छातंत्रवाद की संज्ञा दी जाती है। लेकिन स्वतंत्रता इसके अलावा और कुछ नहीं है कि उस इच्छा को प्रोत्साहित करना जो विनम्र व्यक्तियों के अनुदिष्ट अंतःकरण पर आधारित हो। ये लिबरलिज्म यानी उदारवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न हैं कि वह जोर देते हैं सामाजिक समानता पर, आर्थिक समानता पर, राजनीतिक समानता पर या व्यक्ति स्वतंत्रता पर? दोस्तों देखिए, जनतंत्री समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देता है क्योंकि उनका मानना है कि इससे राज्य का विकास होता है, जबकि मार्क्सवादी समाजवाद व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल नहीं देता है। तो कुल मिलाकर ये व्यक्ति स्वतंत्रता पर एक दूसरे से भिन्न है, जनतंत्री समाजवाद और मार्क्सवादी समाजवाद। प्रश्न संख्या 48 यानी 48 है, राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किस व्यवस्था में दी जाती है? लोकतंत्र, तानाशाही, अल्पतंत्र या अभिजात वर्ग? तो सही उत्तर है लोकतंत्र में। आप जान लीजिए दोस्तों कि राजनीतिक समानता का आशय है सभी को अधिकार मिले, प्रत्येक व्यक्ति को शासन कार्यों में भाग लेने की राजनीतिक समानता, ये लोकतंत्र का विशेष अधिकार है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता दोनों की सर्वश्रेष्ठ गारंटी या सामंजस्य लोकतंत्र में संभव है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मूल अधिकार श्रेणी छुआछूत का विलोपन करती है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समानता का अधिकार। दोस्तों आप जान लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के मौलिक अधिकार दिए गए हैं और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत और इसको किसी भी रूप में मानना अवैधानिक घोषित किया गया है। तो छुआछूत का विलोपन समानता के अधिकार के अंतर्गत निहित है। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए, नैसर्गिक न्याय का अधिकार, जीवन का अधिकार, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार या असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार? तो सही उत्तर है असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार, ये मौलिक अधिकार नहीं है। और आप जान लीजिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि असमान परिस्थितियों में समानता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता के अधिकार को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है किस आधार पर? देखिए, वह जब चाहे अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 352 के तहत। तो सही उत्तर है अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 352 यानी युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के समय देश में लगे आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 यानी स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 32।
संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में शामिल किया गया है और इसके अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है, जो मूल अधिकारों को वास्तविक बनाती है। और संवैधानिक उपचारों के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय को 5 प्रकार के न्यायादेश जारी करने की शक्ति है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 53। भारतीय संविधान में स्पष्टतः प्रेस की स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्रता अंतर्निहित मानी जाती है किसमें? तो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) में। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता को वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति स्वातंत्र के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अनुच्छेद 19(1)(अ) में जो वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, उसी में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, सही है। एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ के पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, सही है। राज्य, विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये आपका सही नहीं है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत से संबंधित प्रावधान ये हैं कि राज्य, विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। तो इसमें कहा गया है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान या उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और राज्य के अधीन लाभ या जो विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ऑप्शन सी सही नहीं है अनुच्छेद 18 के संबंध में। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर क्या है? तो दोस्तों, मौलिक अधिकार और राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त है, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित हैं और इसके अंतर्गत नागरिकों को 6 मूल अधिकार हैं। वहीं संविधान के अनुच्छेद 51(a) में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर ये है कि मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, जबकि मौलिक कर्तव्य नागरिकों के दायित्व या कर्तव्य के रूप में है और मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार और न्याय पुनरावलोकन को अमेरिका से, संसदीय व्यवस्था और विधि का शासन ब्रिटेन से, मूल कर्तव्य सोवियत संघ गणराज्य से और संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से सही कथन चुनिए। देखिए, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार शामिल किए गए, या 1942 के क्रिप्स मिशन ने मूल अधिकारों को प्रसंग दिया था। तो उत्तर है आपका ऑप्शन ए। दोस्तों, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन दिया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना, आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा को समर्पित करना और अपनी साझा संस्कृति और समृद्ध धरोहर को महत्व प्रदान करना और उसका संरक्षण करना, सामाजिक सुधार का प्रयास करना, ये नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपके सही हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता कौन सी सही है? देखिए, भारतीय संघीय प्रणाली में अगर आप देखें तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, न कि शक्तियों का पृथक्करण। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है और लिखित संविधान की व्यवस्था की गई है। तो आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1, 3, 5 यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 3 और 5 भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता में शामिल हैं। और आप जान लीजिए कि भारतीय संघीय प्रणाली में लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, दोहरी शासन व्यवस्था है। और आप जान लीजिए कि भारतीय शासन व्यवस्था में एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है कब? तो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दोस्तों जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी 12 अनुसूचियां हैं और मूल संविधान में केवल 10 अनुसूचियां थीं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 10वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है और इसके तहत दल बदल के रोकथाम संबंधी प्रावधान किए गए हैं। 1993 में 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? तो उत्तर है 44वां संविधान संशोधन। दोस्तों, भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था और इसके बाद जो संपत्ति का मूल अधिकार है ये अब जो है एक कानूनी अधिकार रह गया है, अनुच्छेद 300 के तहत मूल अधिकार नहीं। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? कर देना, माता पिता के द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, सैनिक सेवा करना और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 को वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया। इसमें ये वर्णन किया गया कि माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य आयु के अपने बच्चों को यथास्थिति अपने पाल्य को शिक्षा प्रदान करने का शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये माता पिता द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना ये अब मौलिक कर्तव्य हो गया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र के अति संभावित प्रश्नों को, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं, उनको सॉल्व किया। और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आपके सामने रखा जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी प्रश्न पर कोई कन्फ्यूजन या कोई संदेह या दुविधा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ जो मार्गदर्शन बाय अनुराग जो ग्रुप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके द्वारा भी आप अपनी समस्याओं को रख सकते हैं ताकि हमारे अन्य साथी भी उस प्रश्न से या उस किसी दुविधा से उसको स्पष्ट करके उससे लाभान्वित हो सके। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।